हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन पर जो पार्टीज को परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑब्लिगेशन से रिलेटेड। तो ये सेक्शन 37 इसके बारे में मेंशन करता है, जिसमें पार्टीज को अपने अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करना उनका ऑब्लिगेशन होता है, उनकी ड्यूटी होती है। इसके बारे में बताया गया। तो अंडर सेक्शन 37 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। जब तक कि लॉ में उसको एक्सक्यूज छूट ना मिली हो ना, लॉ के तहत नहीं मिली हो, जब तब तक उनको अपना मतलब कोई ऐसी सर्कमस्टेंस आ गए जिसके तहत वो उसको फुलफिल नहीं कर सकते ना, लॉ में कुछ ऐसी चीजें आ गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे तब तक अब जिन उन लोगों ने जैसे ए और बी ने आपस में कोई प्रॉमिस किया है तो उन दोनों को अपने अपने प्रॉमिस का फुलफिलमेंट करना होगा, उन्हीं दोनों को। इफ अ प्रॉमिसर डाई, अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर वो मर जाता है जिनने प्रॉमिस किया, जैसे ए ने प्रॉमिस किया तो उसका लीगल हायर सी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है सी, वो फिर उसके मतलब वो करेगा, फुलफिलमेंट करेगा। लेकिन अगर पर्सनल स्किल पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो फिर वहां पर ये लागू नहीं होगा। तो इफ अ प्रोमिसर डाइज द ऑब्लिगेशन passes to legal representatives unless it involves पर्सनल स्किल्स, है ना। तो पर्सनल स्किल पे नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। अगर जैसे गुड्स बेचने का बिजनेस ऐसा है कि कोई सा गुड्स बेचना है, कोई माल बेचना है, फर्नीचर बेचना है, तो अब अगर वो बंदा जिसने बेचने की लिए करा था कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो उसके बिजनेस को संभालेगा और जो उसके तहत काम करेगा, तो फिर उसका यहाँ पे ऑब्लिगेशन हो जाएगा कि वो उस प्रॉमिस को फुलफिल करे। हाँ, अगर इस टाइप का है कि उसको चित्र कंप्लीट करना था, कोई फोटोज बनानी थी, है ना, पेंटिंग करनी थी, और उसकी स्किल पर, पर्सनल स्किल पे, अब अगर वो डाई हो गया है तो क्योंकि उसकी स्किल के कारण उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, इस वजह से उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे उसके पर्सनल स्किल के कारण है, इसलिए फुलफिल नहीं हो सकता है। यदि ए ने बी के लिए एक चित्र बनाने का वादा किया है और ए की मृत्यु हो गई तो यह अनुबंध लागू नहीं होगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन इफ द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब है ना, प्रोमिसर जो है वो तो सामने वाले को बोल रहा है कि मैं अपना फुलफिलमेंट कर रहा हूँ, है ना, लेकिन जो प्रोमिसी है जिससे किया गया है वो मना कर देता है ना, वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो तो नहीं करेगा परफॉर्मेंस, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो प्रॉमिसर है ना वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि प्रॉमिसर जो अपना परफॉर्मेंस कर रहा है ना, और जो जिससे कर रहा है वो अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करने से मतलब वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रॉमिसर है वो मतलब फ्री हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, द प्रॉमिसर इज फ्रीड फ्रॉम लाइबिलिटी। सेक्शन 38, इफ प्रोमिसर मेक्स एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या करा, प्रोमिसर ने ऑफर किया है कि वो परफॉर्मेंस करेगा, बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट, वो मना कर देता है। ठीक है, द प्रोमिसर इज नॉट लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड डज नॉट लॉस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, पर वो अपना राइट भी नहीं खोएगा, वो फिर सूट फाइल करके अपनी रिकवरी कर सकता है वायलेशन के लिए। ठीक है, यदि ए ने बी के गोदाम में कपास पहुंचाने का वादा किया लेकिन बी ने उसे लेने से मना कर दिया है, तो ए दायित्व से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो ए तो अपना परफॉर्मेंस करने के लिए जो उसने प्रॉमिस किया है वो तो रेडी है, उसने बोला भी है कि मैं भेज रहा हूँ, सामने वाले ने मना कर दिया, है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे वो अपनी ड्यूटी से फ्री हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट राइट डज द प्रोमिसी हैव व्हेन अ पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट होली। अगर जो प्रॉमिसी है उसने पूरा मतलब परफॉर्म करने से, पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से अगर वो कैंसिल हो जाता है, जैसे किसी अनुबंध को पूरी तरह से निभाने से इनकार करने पर वादा प्राप्त करता, मतलब जो प्रॉमिसी है को क्या अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जो प्रॉमिसर है वो अपना फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है अपना प्रॉमिस। ठीक है, और प्रॉमिसी को फिर यहाँ पर क्या राइट होगा, अगर होली कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्रॉमिसी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, तो सामने वाले के पास क्या एक राइट आ जाएगा कि वो टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि ए ने जैसे प्रॉमिस किया है कि मैं इस घर को कंप्लीट कर, मैं ये घर बना के दूंगा,
ए ने घर आधा बना के दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ने मतलब ए ने अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया, तो बी के पास राइट हो जाएगा कि वो टर्मिनेट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को। ये सेक्शन 39 में बोला कि इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म इट्स प्रॉमिस, द प्रॉमिसी हैज द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 37, 38, 39 जो है वो ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन किसके पास है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, इफ द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ हु मस्ट परफॉर्म इट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो है परफॉर्म करने का नेचर इस टाइप का है कि जो जिसने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिसर जो है, उसी को, वो ही उसको फुलफिल कर सकता है, मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ये बोला है कि उसी को, केवल जो प्रॉमिस करने वाला है उसी को उसका फुलफिलमेंट करना होगा, मतलब जिसने प्रॉमिस किया है। तो यहाँ पर वो है कि जो अगर जैसे उसने पेंटिंग बनाने की बात की या पिक्चर बनाने की बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे जिसने प्रॉमिस किया है उसी को फुलफिलमेंट करना होगा। सेक्शन 40 बोलता है, एज पर सेक्शन 40 इफ द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पर्सनल परफॉर्मेंस, द प्रॉमिसर मस्ट परफॉर्म इट हिमसेल्फ। तो देखो सेक्शन 37 जो है ना वो ये बोलता है, 37 और 40 लगभग एक जैसे लगते हैं, तो 37 में ये बोला गया है कि किसको परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करने के किसके ऑब्लिगेशन है, ये बोला गया है। तो वहां पर ये है कि जिसने प्रॉमिस किया है, मतलब जो प्रॉमिस करता है उसको अपने अपने पार्ट पे परफॉर्म करना होता है। अगर जिसने प्रॉमिस किया है वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हायर है, जो भी आएगा वो उसको फुलफिल कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 40 ये बोलता है कि अगर इस नेचर का है कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसने प्रॉमिस किया है उसी को फुलफिलमेंट करना है, तो यहाँ पर ये आएगा कि उसी को, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस दो में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। अब ऐसा है कि अगर प्रोमिसर ना करते हुए कोई थर्ड पर्सन अगर वो काम कर रहा है और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोमिसर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपने परफॉर्मेंस से, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी से अगर एक्सेप्ट कर लिया है प्रोमिसी ने, तो फिर अब प्रोमिसर को करने की जरूरत नहीं है। तो द प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द परफॉर्मेंस। Section 41, as per the Section 41, if the promisee accept performance from a third party, the promisor is discharged from the further liability. तो उसकी liability से वो discharge हो जाएगा। Next है, how is liability distributed when a joint promisee is made? अब ऐसा है कि अगर कोई चीज करने के लिए, जैसे लोन दिया है, तो 3 लोगों ने मिलकर देने की बात, ये ABC ने लोन दिया है डी को, तो यहाँ पे क्या जॉइंट प्रॉमिस हुआ है, 3 लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा मतलब प्रॉमिसर हो गए, तो वहां पर कैसे लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये बोला गया। तो ऑल जॉइंट प्रॉमिसर आर जॉइंटली लाइबल, तो सब जॉइंटली लाइबल होंगे, यहाँ पे सभी की लाइबिलिटी होगी। तो सेक्शन 42 बोलता है कि व्हेन 2 और मोर पीपल मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, दे आर लाइबल एंड लाइबिलिटी पासेस टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर डेथ। तो यहाँ पे सेक्शन 42 बोलता है कि सभी की यहाँ पे जॉइंट प्रॉमिस अगर किया गया है तो सभी पर्सन की यहाँ पे लाइबिलिटी होगी उसको फुलफिल करने की, और उनकी डेथ के बाद फिर उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्म करेंगे उसकी लाइबिलिटी। नेक्स्ट है, इफ वन जॉइंट प्रॉमिसर इज मेड टू पे द एंटायर अमाउंट, व्हाट कैन ही डू। तो यहाँ पूछा गया है कि अब जॉइंट प्रॉमिस किया गया है लेकिन किसी एक ने अगर पेमेंट करने की बात है, ABC ने जैसे लोन लिया, अब रीपेमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ ए ने ही अभी पैसा दिया है ना, सारा पैसा दे दिया, ए ने दे दिया है। तो अब यहाँ पर जो एंटायर अमाउंट उसने दे दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब तो यहाँ पे क्या है, बी और सी को अपना अपना पार्ट उससे रिकवर करने का राइट मिल जाएगा, है ना। मतलब जो बचे हुए जो होंगे वो अपना अपना, तो ही कैन डिमांड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर जॉइंट प्रॉमिसर, मतलब एक प्रॉमिसर ने फुलफिल कर दी अपनी पूरी लाइबिलिटी, तीनों की तरफ से कर दिया। अगर मान लीजिए ABC है तो तीनों की तरफ से फुलफिल कर दिया उसने। तो अब जो B और C ने लोन लिया था D से, ठीक है, तो अब A ने ही सारा पेमेंट D को कर दिया। अब इनके पार्ट के लिए ए इनसे रिकवर कर सकता है, इनसे मांग सकता है कि मेरा मतलब अपने अपने पार्ट का मुझे पेमेंट कर दो।
Section 43, as per Section 43, if one joint promisor pay the full amount, he can recover proportionate contribution from the others. वो दूसरों से अपने मतलब proportionate contribution ले सकता है. Next है, if a promisee release one of the joint promisor, what is its effect? अब क्या है, जो promissory है उसने क्या बोला, एक को उसकी liability से discharge कर दिया, मतलब release कर दिया कि मैं इससे पैसे नहीं लूंगा. ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट होगा? तो अदर जो होंगे, अदर जो प्रोमिसर है वो तो लाइबल रहेंगे. अदर जॉइंट प्रोमिसर रिमेन लाइबल, मतलब जिसको उसने रिलीज कर दिया, अब उसकी लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं है, उसको रिलीज कर दिया, उसको छूट दे दी है ना, तो बाकी जो है उन पर तो उनकी लाइबिलिटी बनी रहेगी. सेक्शन 44 बोलता है रिलीजिंग वन जॉइंट प्रोमिसर डज नॉट डिस्चार्ज द अदर फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन. तो यहाँ पर है कि एक को अगर छूट दे दी तो इसका मतलब नहीं है कि सभी को छूट मिल गई, सभी रिलीज हो गए, बाकी तो सब लाइबल रहेंगे. Next, if a person has made a promise to two or more persons jointly, who has the right to claim performance? मतलब यहाँ पूछा है कि जैसे ए ने प्रॉमिस किया है बी सी डी को पर्टिकुलर कोई काम करने के लिए, ठीक है, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर माल सप्लाई कर दूंगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, जॉइंटली करा इसने, मतलब एक पर्सन है, इफ पर्सन हैड मेड प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन जॉइंटली, तो इन सबको प्रॉमिस किया. अब कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन राइट क्लेम कर सकता है? तो इसमें से कोई भी कर सकता है, बी कर सकता है कि तुम परफॉर्म करो, सी कर सकता है, डी कर सकता है, या फिर इसकी डेथ हो गई तो फिर इसका एलआर जो आएगा ये, इनमें से कोई भी उसको परफॉर्म कराने के लिए बोल सकता है ना. तो विद द जॉइंट प्रोमिसेस ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ एंड अदर आफ्टर देयर डेथ विद देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, तो यहाँ ए कौन था, प्रोमिसर था, कि उसने प्रॉमिस किया कि मैं ये गुड सप्लाई कर दूंगा, प्रॉमिस ही जिनको लेना था. ठीक है, तो यहाँ पर ये इनमें से कोई भी क्लेम कर सकता है परफॉर्मेंस के. तो सेक्शन 45 बोलता है, एज पर सेक्शन 45 व्हेन अ प्रोमिसी इज मेड जॉइंटली टू टू और मोर पर्सन्स द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ. सबके सब जो जिंदा है तब, अपॉन द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, उनमें से अगर किसी की डेथ हो जाती है, द राइट पासेस टू डिसीज्ड रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद द सर्वाइविंग प्रोमिसी. ठीक है, तो सर्वाइविंग भी बच्चे और वो उसके आफ्टर द लास्ट सर्वाइवर्स डेथ द राइट पासेस टू ऑल देयर रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली. मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि ए ने जो प्रॉमिस किया है, जैसे बी और सी को किया, तो ये तीनों क्या करेंगे, राइट क्लेम करेंगे. अब मान लीजिए बी मर गया, तो यहाँ पे इसका जो एल आर आएगा, तो यहाँ पे ये सी डी प्लस एल आर, ये तीनों मिलकर क्लेम करेंगे. अब अगर सी भी मर गया तो एल आर इन दो के और ये जो डी है ये मिलकर तीनों क्लेम कर सकते हैं. और अगर तीनों ही मर गए तो तीनों के एल आर जो है वो क्लेम कर सकते हैं. तो जॉइंट प्रॉमिस जॉइंटली ही क्लेम होगा. नेक्स्ट है, if A has promised to repay 5,000 to B and C jointly, A ने promise किया कि मैं B और C को पैसे दूंगा, and B dies, who have the right to claim performance, तो कौन कर सकता है? तो B's representative and C jointly. तो राइट ऑप्शन होगा B's representative and C, क्योंकि यहाँ बोला A ने प्रॉमिस किया B और C को कि मैं पेमेंट करूंगा, B मर गया तो इसका LR आ गया, तो यहाँ पे LR और C ये दोनों मिलकर क्लेम करेंगे सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग. व्हाट डज सेक्शन 45 डील्स विथ? तो सेक्शन 45 किससे डील करता है? तो ये करता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, संयुक्त अधिकारों के हस्तांतरण से, कि एक साथ इनको क्लेम करने का जो राइट मिलता है वो सेक्शन 45 में दिया गया है. ठीक है, अब है व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस विद इन व्हाट टाइम शुड बी परफॉर्म. मतलब कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया है जहाँ पे प्रॉमिस कब किया जाएगा इसके लिए कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं, मतलब है ना, तो वहां पर कब उस मतलब किस टाइम पर उसको करना होगा. तो यहाँ पर जब कोई टाइम डिसाइड नहीं किया जाता है तो वहां पर विद इन अ रीजनेबल टाइम के अंतर्गत
आपको वो परफॉर्मेंस पूरा करना होगा। सेक्शन 46 डील करता है कि व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के लिए कोई समय नहीं दिया है, नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोमिसी, और प्रोमिसी ने मतलब और ऐसा डिसाइड है कि एक प्रोमिसरी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, उसको एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो फिर अब खुद से प्रोमिसर को उसका फुलफिलमेंट करना है। तो कब करना है? तो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो रीजनेबल टाइम के अंतर्गत उसको परफॉर्म करना होगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस। अब रीजनेबल टाइम क्या होगा? तो हर केस में अलग अलग होगा। जहाँ पे जैसे कुछ ऐसी नेचर का अगर गुड्स है जो जल्दी खत्म हो जाता है तो वहां पे उस टाइप का रीजनेबल होगा। जहाँ कुछ ऐसा है जो लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो वहां पे उस टाइम का रीजनेबल टाइम होगा, तो मतलब केस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। नेक्स्ट है, इफ अ प्रोमिसर इज सपोज टू परफॉर्म अ प्रॉमिस ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब यहाँ बोला गया है कि प्रोमिसर को ये तो पता है कि इस पर्टिकुलर डे पर आपको ये परफॉर्म करना है विदाउट एप्लीकेशन, मतलब प्रॉमिस ही कोई आपको एप्लीकेशन नहीं करेगा कि आप अपना वो फुलफिल कर दो, है ना। तो व्हेन कैन बी परफॉर्म इट, मतलब डे पता है अपने को कि कब करना है, लेकिन कौन से समय पे करना है, मतलब टाइम नहीं कि 1 बजे 2 बजे ऐसा कोई टाइम नहीं करा है ना। तो फिर कब करना है? तो फिर बिजनेस आवर्स के टाइम पे करना होगा। जो वर्किंग डेज, मतलब वर्किंग डेज के बिजनेस आवर्स जो होंगे, जो ऑफिस टाइमिंग होता है जनरली, उस टाइमिंग पे फुलफिल करना होगा। तो पहला जो 46 में क्या था कि वहाँ टाइम ही नहीं स्पेसिफाइड है, मतलब डे भी नहीं पता, कुछ नहीं पता है ना, समय नहीं पता, तो रीजनेबल टाइम में करना है। यहाँ डे तो डिसाइड है 47 में, सेक्शन 47 में, लेकिन टाइम को दिन है, मान लीजिए जैसे बोल दिया 3 तारीख को थर्सडे को करना है, ये डे पता है, लेकिन कब करना है? शाम को करना है। अब मान लीजिए रात में कोई 11 बजे का, मैंने तो डिलीवरी करी थी तो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पर ये होगा कि बिजनेस आवर्स में करना है। ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स के तहत जो व्यावसायिक घंटे हैं उनके दौरान करना होगा। तो सेक्शन 47, इफ द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑन अ सर्टेन डे एंड नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रॉमिसी, द प्रॉमिस परफॉर्मेंस मस्ट टेक प्लेस ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। नेक्स्ट है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस, व्हेन शुड दे अप्लाई? अब यहाँ पे ऐसा है कि प्रोमिसी जब कॉल करेगा, जब अप्लाई करेगा कि परफॉर्म कर दो, तो तब उसको कब अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो यहाँ प्रोमिसी के लिए बोला गया कि अभी दोनों सेक्शन में प्रोमिसर का की ड्यूटी थी कि उसको कब करना है। यहाँ पे प्रोमिसी क्या करेगा? तो प्रोमिसी यहाँ पे फिर क्या करेगा? एट अ प्रॉपर टाइम और प्लेस उसको डिसाइड कर, मतलब अप्लाई करेगा कि इस प्रॉपर टाइम पे और इस प्लेस पर करना है। एज पर सेक्शन 48, व्हेन परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द प्रोमिसी एप्लीकेशन, मतलब ये डिसाइड हुआ है कि प्रोमिसी जिस दिन अप्लाई कर देगा, बोल देगा कि करना है डिलीवरी सामान, है ना, डिलीवर करना है, तो फिर वहाँ डेट और कितनी बजे ये सब डिसाइड होगी। तो द प्रोमिसी मस्ट अप्लाई, तो यहाँ पे प्रोमिसरी को अप्लाई करना होगा फॉर परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई अ प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, अब कहाँ पर डिलीवरी करनी है ना, जहाँ पे परफॉर्मेंस कहाँ करना है ड्यूटीज को, ये नहीं करा है, तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर? प्रोमिसर की फिर क्या ड्यूटी होगी, कौन से प्लेस पे करेगा? शुरू के 3 तो टाइम से रिलेटेड थे, डेट एंड टाइम, ठीक है, ये वाला जो है प्लेस से रिलेटेड है। अब प्लेस नहीं डिसाइड है तो यहाँ पे पूछेगा, आस्क द प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस, तो यहाँ पर प्रोमिसी से पूछा जाएगा कि किस प्लेस पर वो करे, है ना, मतलब वो परफॉर्म किस प्लेस पे किया जाए ये पूछा जाएगा। सेक्शन 49 बोला है, इफ नो प्लेस इज फिक्स्ड द प्रोमिसर मस्ट आस्क द प्रोमिसी टू स्पेसिफाई अ रीजनेबल प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। फिर इफ द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब अ मैनर और टाइम फॉर परफॉर्मेंस, अब प्रोमिसी नहीं बता दिया कि इस मैनर में आपको डिलीवरी करनी है या परफॉर्मेंस करना है और इस टाइम को करना है ना, तो व्हाट शुड द प्रोमिसर डू? तो फिर प्रोमिसर क्या करेगा? तो वो परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंगली टू द प्रिस्क्राइब मैनर एंड टाइम, तो जैसा बोला है वो उसको वैसा परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो सेक्शन 50 में बोला है, इफ द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब अ टाइम और मैनर द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हमने देखा सेक्शन 46 में क्या बोला गया था कि यहाँ पे कोई टाइम डिसाइड नहीं है, तो रीजनेबल टाइम के अंतर्गत उसको करना होगा, है ना, रीजनेबल टाइम के अंतर्गत उसको डिलीवरी करना है। 47 में क्या बोला कि डे तो डिसाइड है लेकिन कितनी बजे करना है ना, तो वो क्या करेगा कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना
उसके विद इन वर्किंग आवर्स में करना है। 48 में बोला है कि यहाँ प्रोमिसरी को एप्लीकेशन करना पड़ेगी, ठीक है, कि किस प्लेस पे और कितनी बजे क्या करना है। तो यहाँ पर अगर प्रॉमिस ही फिर बोलेगा कि इतनी बजे या इस दिन को आपको करना पड़ेगा। 49 जो है प्लेस से रिलेटेड है कि प्लेस नहीं डिसाइड है, डेट है, सब पता है कि किस दिन करना है, लेकिन प्लेस डिसाइड नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉमिसर प्रॉमिसी से पूछेगा, और 50 में अगर प्रॉमिसी ने बता ही दिया है मैनर और टाइम तो उस हिसाब से किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब कि ए ने प्रॉमिस किया बी को और बी ने प्रॉमिस किया सी को, तो ये आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। इसने भी प्रॉमिस किया, जैसे ये गुड्स सप्लाई करेगा, मैं इस तारीख को ये गुड्स सप्लाई कर दूंगा, तो ये इसका प्रॉमिस हुआ कि गुड्स सप्लाई करेगा। बी का है कि मैं इतने पैसे दे दूंगा, आपका सामान आ जाएगा जैसे, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, एक दूसरे से किया गया प्रॉमिस है। अब यहाँ बोला कि ये कब पूरे किए जाने चाहिए, तो एट द सेम टाइम, मतलब इसने जब गुड्स सप्लाई किया है उसको तब पैसे दे देना है ना। तो एट द सेम टाइम रेसिप्रोकल परफॉर्म तभी होना चाहिए। तो सेक्शन 51 बोलता है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली नाइदर पार्टी इज बाउंड टू परफॉर्म अनलेस द अदर इज रेडी एंड विलिंगली। तो अब यहाँ पे अगर ये गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा है तो इसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर ये जब बोलता है कि मैं गुड सप्लाई कर रहा हूँ, ये बोलता है मैं पैसे अभी नहीं दूंगा, तो इसको गुड सप्लाई करने की, तो एट द सेम टाइम, क्योंकि ये वाला जो प्रॉमिस है ना, एक उसी समय की गुड्स आएगा और पैसा मिलेगा। तो अब यहाँ पर गुड देने वाले को लग रहा है वो पैसा नहीं दे रहा है, वो मना कर रहा है कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो फिर क्यों करेगा, ये गुड्स देना नहीं, गुड्स देगा। और अगर ये गुड्स दे रहा है लेकिन मतलब ये गुड्स नहीं दे रहा, तो ये पैसे क्यों देगा, ठीक है। तो ये एट द सेम टाइम हो गया। फिर है व्हाट हैपन इफ द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इज स्पेसिफाइड। अब बोल दिया गया है कि जैसे कि इसने बोला कि आप 10 तारीख को दे दो, ये गुड्स सप्लाई कर देना 10 तारीख तक, मैं 12 तारीख तक पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्रम निर्दिष्ट कर दिया। मतलब अगर जैसे मकान बनाने से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या लगा, पहले ए मकान बना के देगा, है ना, तो बी फिर उसका पेमेंट करेगा, या है ना, तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे अगर इस टाइप से अगर ऑर्डर डिसाइड कर दिए, है ना, कि हम पहले किसको करना है, तो यहाँ पर दे मस्ट बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर। मतलब पहले बोल दिया कि ए पहले घर बनाए, तो पहले घर बना के देगा तो बी पैसा देगा। अगर यहाँ बोल दिया कि बी पहले पैसे देगा एडवांस तभी ए घर बनाएगा, तो फिर यहाँ पे ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर बता दिया तो उसी वे में परफॉर्म करना होगा। सेक्शन 52, तो सेक्शन 52 बोलता है कि इफ अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इट मस्ट बी फॉलोड, तो उस हिसाब से करना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन पार्टी प्रिवेंट द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग देयर प्रोमिसेस, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि एक पार्टी क्या दूसरे को रोक रही है उसकी परफॉर्मेंस करने से। जैसे ए ने बोला कि मैं तुमको लकड़ियां दूंगा तो तुम मेरे लिए फर्नीचर बना देना, बी को ऐसा बोला, है ना। तो सप्लाई किसको करना है, ए सप्लाई करेगा, यहाँ पे वुड सप्लाई करेगा और बी उसको फर्नीचर बना के देगा। अब ए यहाँ सप्लाई ही नहीं कर रहा है तो बी अपना परफॉर्मेंस कैसे करेगा, तो यहाँ पे प्रिवेंट किया जा रहा है। तो यहाँ बी के पार्ट पे क्या हो जाएगा कि वो उसको क्या कर सकता है, वॉइडेबल हो जाएगा, कि वो प्रिवेंटेड पार्टी जो जिसको रोका जा रहा है, उसको परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा कि वो उसको लागू कराए या नहीं कराए, कैंसिल करा दे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो सेक्शन 53 क्या बोलता है, इफ वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अफेक्टेड पार्टी। तो जिसको अफेक्ट किया जा रहा है, जिसको रोका जा रहा है, वो उसके हाथ में है कि वो उसको या तो चलने दे ऐसे कि ठीक है वो जब दे ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पे उसके हाथ में हो जाएगा voidable। If a delivery if A delivers goods to B on the condition that B will pay on delivery, what is the obligation of B? यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है कि A गुड्स देगा B को कब, इस कंडीशन पे कि B पैसा दे देगा, है ना। तो यहाँ B की ऑब्लिगेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी कि उसको पे करना है, तो बी मस्ट पे इमीडिएटली अपॉन डिलीवरी। तो यहाँ पे बोला कि ए जैसे ही डिलीवर करेगा वैसे ही बी को पैसा देना है, तो यहाँ बी का ऑब्लिगेशन ये हो जाएगा कि बी को तुरंत पैसा देना होगा। सेक्शन 51 बोलता है व्हेन गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड अपॉन अ पेमेंट नाइदर पार्टी इज बाउंड अनलेस द अदर इज रेडी टू फुलफिल देयर प्रॉमिस। तो यहाँ पे यही है कि दोनों आपस में अपने फुलफिल नहीं कर रहे प्रॉमिस, तो फिर कोई भी बाउंड नहीं होगा। ये सेक्शन 51 में हमने देखा था कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म कब करना है, तो एट द सेम टाइम मतलब यहाँ पे डिलीवरी के बाद ही टोटल
पैसा देना है, तो अब बी अगर पैसा नहीं दे रहा तो ए डिलीवरी नहीं करेगा, और बी ए डिलीवरी नहीं कर रहा तो बी पैसा नहीं देगा। ठीक है, फिर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, इफ वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म देयर रेसिप्रोकल प्रॉमिस, व्हाट राइट डज द अदर पार्टी है। अगर एक पर्सन है अपना रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं कर रहा है तो दूसरे के पास क्या राइट है, तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा पार्टी जो द अदर पार्टी विल नॉट बी बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं होगा। तो सेक्शन 54 बोलता है यदि किसी अनुबंध में परस्पर वचन होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल प्रॉमिस या व्यतिकारी वचन होते हैं, और एक पक्ष अपनी प्रतिबद्धता मतलब जो उसका कमिटमेंट है, जो उसकी ऑब्लिगेशन है पूरी करने में विफल रहता है, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो दूसरा पक्ष न केवल अनुबंध को रद्द कर सकता है बल्कि हुए नुकसान का भरपाई का दावा भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, और दूसरे वाले के पास क्या है, वो उसको कैंसिल करा देगा और साथ ही साथ कंपनसेशन भी लेगा, डैमेजेस लेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, व्हाट हैपन इफ टाइम इज नॉट इसेंशियल इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा बोला गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इसेंशियल है और अगर नहीं उस टाइम पे नहीं परफॉर्म किया जाता है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब देखो, अगर कोई भी सेक्शन 55 क्या बोलता है, दो चीज के बारे में बताता है कि जब टाइम इसेंशियल है, ठीक है, और टाइम नॉट इसेंशियल है ना, तो अगर टाइम इसेंशियल है तो उस टाइम पे अगर परफॉर्म नहीं करता है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, वो परफॉर्मेंस क्या है वहाँ पे, मतलब आप टर्मिनेट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, वॉइड हो जाएगा। और अगर नॉट इसेंशियल है मतलब उस टाइम पे नहीं हुआ तो बाद में भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको क्या एक्सेप्ट तो कर लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन रहेगा, वैलिड रहेगा, लेकिन डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर इसेंशियल नहीं है तो वहां पे आप उसको कैंसिल करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो सेक्शन 55 इस बारे में बोलता है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 56, व्हाट हैपन इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर एन इम्पॉसिबल एक्ट। मतलब ऐसे काम के लिए अगर किया गया है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो काम किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, हमने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ा था उसमें सेक्शन 36 में बोला था कि इम्पॉसिबल इवेंट पर किया गया है। ठीक है, तो वो शुरू से ही हमेशा ही वॉइड रहता है, उसको कभी आप वैलिड करा ही नहीं सकते। वैसे ये इम्पॉसिबल काम पे अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी वॉइड हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड हो जाएगा। अब इसमें भी दो चीज होती है सेक्शन 56 में भी कि, तो सेक्शन 56 में दो चीज बोली गई कि एक तो शुरू से जो काम हो नहीं सकता उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया, इम्पॉसिबल एक्ट शुरू से ही जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी इम्पॉसिबल था तो वो वॉइड ही रहेगा। और एक ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि वो इनवैलिड हो जाता है। मतलब जैसे अगर कोई हमने मान लीजिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ए बी को घोड़ा देगा, ठीक है, वो सेल करेगा उसको। अब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो वो घोड़ा था, ठीक है, जिंदा था, लेकिन अब क्या हुआ, बाद में जब जब परफॉर्मेंस करने वाली बात आई, जिस दिन आई उस दिन वो घोड़े की डेथ हो गई है, तो यहाँ सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, मतलब इम्पॉसिबल हो गया, तो बाद में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 56 दो चीज के बारे में बोलता है, एक शुरू से वॉइड और एक मतलब शुरू में करते वक्त तो वैलिड था लेकिन बाद में वो वॉइड हो जाता है। सेक्शन 56, यदि कोई अनुबंध किसी असंभव कार्य को लेकर किया गया है तो वो प्रारंभ से ही शून्य होगा, एब इन शो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।